व्हाट्सअप माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक नया चैप्टर एक नए जोश और उमंग के साथ दोस्तों। यस, इस बार गाड़ देना है जीएसटी में मार्क्सम 50 में से 50 लेके आना है। सब एग्जामिनर को ऐसा लग जाना चाहिए कि मार्क्सम क्या मक्खन पेपर लिखा है, इसको तो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट नहीं एग्जामिनर बनाओ मार्क्सम, या पेपर सेटर बनाओ, या पेपर सेट करेगा और दूसरों की बैंड मारेगा। ओके, तो दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम बहुत ही सिंपल चैप्टर बट एट द सेम टाइम बहुत पेचीदा है। एंड यू नो इसमें ऐसी सिली मिस्टेक्स बच्चे कर लेते हैं कि क्या ही बताओ, राइट? माय बैड। नाउ दोस्तों, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि कॉम्पोजिशन स्कीम लेता क्यों है कोई, फटाक से क्या है वो पहले क्या डिस्कशन कर लेते हैं एंड देन लेट्स मूव टू समथिंग एल्स। ओके, तो सबसे पहला डिस्कशन है कि क्यों कोई कॉम्पोजिशन स्कीम लेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आज अगर बात होती है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, राइट, तो दोस्तों नॉर्मल स्कीम में ये मेंटेन करना पड़ता है पर कॉम्पो स्कीम में ये मेंटेन नहीं करना पड़ता। अगर मैं बात करूं पेमेंट ऑफ टैक्स की, तो जहां पे नॉर्मल स्कीम में मंथली होता है, कॉम्पो में क्वार्टरली होता है। जब मैं बात करूं रिटर्न्स की, तो यहाँ पे मंथली होता है नॉर्मल में, पर कॉम्पो में होता है ये ईयरली एनुअल बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज अ बिग थिंग इन नॉर्मल स्कीम बिकॉज आज अगर आप 5 टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते हो तो या तो कोई एग्जेम्प्ट होगा या 5% हो जाएगा, 12 या 18 या 28, और आपको उसे क्लासिफाई करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्यों? सो दैट ना ही आप उसे अपने कस्टमर को कम रेट चार्ज करें ना ज्यादा, सिंपल, राइट? वरना या तो कस्टमर का नुकसान होगा या तो आपका, राइट? और अगर कस्टमर का नुकसान हो तो वो भी आपका ही नुकसान हुआ। ओके, परफेक्ट। पर बेटा कॉम्पोजिशन स्कीम में ऐसा नहीं है। ओके, बस गवर्नमेंट को तू इतना बता दे कि तू मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है या रेस्टोरेंट है, वो तुझे रेट बता देंगे और तुझे वैल्यू बता देंगे कि इस रेट को किस वैल्यू पे मल्टीप्लाई करना है। बस वो चीज हर गुड्स के लिए, हर गुड्स के लिए तू 100 टाइप के भिन्न भिन्न टाइप के प्रोडक्ट्स क्यों ना बेचता हो, सबके लिए एक ही है। ठीक है, तो कोई मगजमारी नहीं है, ना कोई तुझे कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी भारी सीए की, जिससे ओके तेरा सीए का बिल बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे सिंपल है, सीधा क्या है, टर्नओवर है वो दिखता है, वो देख ले, मल्टीप्लाई बाय एक रेट ले ले, खत्म। पर बेटा नॉर्मल स्कीम में वैसा नहीं है। नॉर्मल स्कीम में देयर इज आउटपुट टैक्स, देयर इज आईटीसी। आउटपुट टैक्स में भी पता होना चाहिए क्या वैल्यू में ऐड करना है, क्या लेस करना है, रेट के लिए क्लासिफिकेशन करना है। आईटीसी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भैया आपने आईटीसी की कंडीशन सेटिस्फाई की है कि नहीं, आपने आईटी 17.5 वाला ब्लॉक क्रेडिट तो लिया है कि नहीं, राइट? तो मगजमारी बहुत है इसमें, राइट? ओके, क्लियरली आईटीसी दोस्तों क्या है, कॉम्पो में नहीं मिलता और नॉर्मल में मिलता है, ये आप जानते ही है, राइट? एंड देन व्हेन इट कम्स टू ओके आउटपुट टैक्स, तो दोस्तों नॉर्मल स्कीम में आप कलेक्ट कर सकते हो जीएसटी, पर यार कॉम्पो स्कीम में आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, राइट? और डॉक्यूमेंट यहाँ पे इशू होता है टैक्स इनवॉइस और यहाँ पे होता है बिल ऑफ सप्लाई। तो ये बेसिक दोस्तों क्या है, बाइफरकेशन है, ठीक है? ये आपको मिलेगा नहीं आपकी नोट्स में, आपको ये अपनी नोट्स में क्या बाकायदा लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये लास्ट दिन पे मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये चीज पढ़े। ये तो बस क्या एक फ्लेवर देने के लिए पूरे चैप्टर को कि यार क्यों कर रहे हैं, बस दैट्स इट, ओनली फॉर दैट इट इज रेलेवेंट। इफ यू फील इट्स गुड इन्फॉर्मेशन यू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, दैट्स इट। ओके, एंड यू टैग अलोंग विथ योर चार्ट बुक, यार ये भी एक पढ़ लेना, खत्म। वो भी आपकी दिली तसल्ली के लिए, बिकॉज एनी विच वेज काफी सारे पॉइंट्स में वैसे भी क्या आगे जाके यहाँ पे कवर करवाने ही वाला हूं, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि आज कंपोजिशन स्कीम में करने क्या वाले हैं। ओके, तो दोस्तों कंपोजिशन स्कीम अगर मैं बोलूं तो सिंपल सा चीज रखेंगे एकदम, याद रखना यहाँ पे हम लोग कंपोजिशन स्कीम में 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, ठीक है? पहला है अपना 10(1), दूसरा है अपना 10(2)(a), ठीक है? पहला है अपना 10(1), दूसरा अपना 10(2)(a), ठीक है? 10(1) में दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग सर्विस प्रोवाइडर की, मैन्युफैक्चरर की, ओके आई एम सो सॉरी, ट्रेडर की, मैन्युफैक्चरर की और रेस्टोरेंट वाले की,
ठीक है। 10(2) में हम लोग बात करेंगे किसकी, सर्विस प्रोवाइडर्स की, सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स की, सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स की। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों में क्या मेन विभाजन होने वाला है। ओके, जैसे सीए हो गए, सीएस हो गए, इंजीनियर्स हो गए, एमबीएस हो गए, राइट, ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब इनके लिमिट्स है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या है, यहाँ पे 150 लाख और 75 लाख की लिमिट है, और यहाँ पे 50 लाख की लिमिट है। ठीक है, यहाँ पे रेट्स है इनके 1%, इसका है 6, तो इसका है 5। ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, पर थोड़ा डेप्थ में डिग इन करें तो पता चले कि 10(1) में मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का रेट भले 1% हो और रेस्टोरेंट का रेट भले 5% हो, पर ट्रेडर याद रखना वो 1% रेट से मल्टीप्लाई करेगा टैक्सेबल सप्लाई से। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलता है, देखिए ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में बड़ा आदमी कौन है, मैन्युफैक्चरर, तो बड़ा लायबिलिटी कौन झेल पाएगा, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सर 1% टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट कुछ दोनों पे, हाँ दोनों पे, क्योंकि ये नॉर्मल स्कीम नहीं है, कॉम्पो स्कीम, और कॉम्पो स्कीम एक स्पेशल स्कीम है और उसके स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, और पहले भी ट्रेडर के केस में 1% वॉज मल्टीप्लाई बाय बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलता था, तो दिमाग ही मत लगा कि क्या टैक्सेबल है क्या एग्जेम्प्ट, चुपचाप जो क्या है सप्लाई कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर 1% के साथ और टैक्स का भुगतान कर दे क्वार्टरली बेसिस पे। पर फिर गवर्नमेंट को ख्याल आया ट्रेडर का कि ट्रेडर देख तू छुई मुई है बेटा, तू छोटा आदमी है, यू आर अ स्मॉल टैक्स पेयर, तो मैं तेरा रेट कम नहीं कर सकता, तो एक काम करूंगा, मैं तेरा वैल्यू कम करके तेरा क्या नेट टैक्स लायबिलिटी कम कर दूंगा, और तू 1% सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा टैक्सेबल सप्लाईज के साथ, दैट्स इट। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी में बात करें दोस्तों, तो गवर्नमेंट सिर्फ इतना बोलता है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख से एक्सीड नहीं होता है, ठीक है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में याद रखना आप कॉम्पो स्कीम के तहत टैक्स पे कर सकते हो, बट ओनली अप टू 150 लाख, ओनली अप टू 150 लाख। तो आज इशारा बस इस बात की तरफ है दोस्तों, ये कई बार लोग गलत फहमी कर लेते हैं, पता नहीं उनको लास्ट तक ये रूल ही नहीं समझ में आता कि भाई सुन बेटा, FY 23-24 अगर लास्ट ईयर था, FY 24-25 जो अपना करंट ईयर है, तो करंट ईयर में तुझे अगर 1 अप्रैल को ये जज करना है बेटा कि तू कॉम्पो स्कीम ले पाएगा कि नहीं मेरे मेरे बंधु, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखो, और यहाँ पे लेट्स से 140 लाख है, तो भैया 1 अप्रैल को आप क्या डिसाइड कर सकते हो कि आपको कॉम्पो लेना है, बिकॉज इट इज नॉट एक्सीडिंग 150 लाख, राइट, परफेक्ट। बट बेटा यहाँ पे चलो यस बोल दिया आपने, आपने कॉम्पो स्कीम के लिए अप्लाई कर लिया, ओके, यस। नाउ इट डज नॉट स्टॉप हियर, ओके, यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि ये, ओके, यू कैन पे टैक्स एज पर कॉम्पो स्कीम, but only up to 150 lakhs, समझा? यस, यानी आप वो 1% से मल्टीप्लाई कर सकते हो ओनली अप टू 150 लाख। आपका जैसे ही करंट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर क्या 150 लाख से एक्सीड कर जाता है, खत्म, अरे गेम ओवर, सीधा क्या है उसके ऊपर का जो भी होगा यू विल हैव टू स्टार्ट पेइंग टैक्सेस पर नॉर्मल स्कीम, राइट। तो सिंपल सी बात है, अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक, सॉरी 30 सितंबर तक, ठीक है, बराबर है। वो हो गया, अरे यस और नो, यस, तो 150 लाख है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक,
अगर 60 लाख हुआ तो माने टोटल टू 10 लाख, तो आप ये समझो यहां तक आप ले सकते हो कॉम्पो स्कीम, और उसके उपरांत आप ले लोगे नॉर्मल स्कीम। ठीक है, ये तो यहां तक आप 1% पे करो, पर उसके ऊपर फिर आप का 18% एप्लीकेबल है तो 18% पे करो, 12 है तो 12, 28 तो 28, वॉट एवर द केस में। ठीक है, बिकॉज अब आप क्या है, आपका ट्रांजिशन स्मॉल टैक्स पेयर से बिग टैक्स पेयर हो गया है। ओके, स्मॉल टैक्स पेयर से बिग टैक्स पेयर हो गया है। आई होप माई डियर फ्रेंड्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि इशारा किस बात की तरफ है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये एक ट्रांजिशन था। अच्छा, 150 लाख सभी के लिए एप्लीकेबल है, पर 75 लाख माय डियर फ्रेंड्स किसके लिए एप्लीकेबल है? 75 लाख से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का डेफिनेशन में यहाँ पे आता है ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बेटा अगर तुझे नहीं पता तो मैं एक बार दोहरा देता हूँ, फिर वापस कभी जिंदगी में नहीं दोहराऊंगा, सुन ले। ओके, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम एंड असम। ओके, टोटल 8 स्टेट्स होंगे। अगर आपको पता होगा बचपन में जब तू छोटा था, बड़ी शरारत करता था, छोटी चड्डी पहनता था, तब तुझे याद है सिखाया जाता था 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। गॉट इट? यस। तो दोस्तों 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये बात पक्की है, बट उन 7 बहनों का एक ही भाई सिक्किम भाई, सिक्किम भाई, 7 बहनों का एक ही भाई सिक्किम भाई, सिक्किम भाई। तो आज सिक्किम इंक्लूडेड नहीं था क्योंकि वो भाई था उन 7 बहनों का। ठीक है, तो वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता था। तो ऐसा था 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, यानी 8 स्टेट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, ये जो 8 स्टेट्स है दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आएंगे। ओके, सिर्फ कौन सा नहीं आएगा? असम। क्यों असम नहीं आएगा? बिकॉज आपने सुना होगा कि अमंगस्ट ऑल दी स्टेट्स असम इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। आईआईटी है वहाँ पे, आईआईटी गुवाहाटी, अगर आपको पता होगा तो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिसेंटली शायद आईआईएम भी अनाउंस हुआ है। एंड मैं खुद गुवाहाटी गया हूँ, एंड इट्स वेरी सिमिलर, द वाइब इज वेरी सिमिलर टू मुंबई। आपको ऐसे ही लगेगा कोई मेट्रो सिटी में आ गए हो आप। ठीक है, तो वो ऐसा गांव टाइप नहीं लगेगा। मुंबई वाले को लगता भले हो कि भाई मुंबई के बाहर सब गांव ही है, पर गांव नहीं था एक्चुअली यहाँ पे। ओके, ऐसा नहीं था रास्ते पे मुझे गाय और भैंस दिख रही थी, मुझे गाड़ियां ही दिख रही थी बेटा। ओके, ऐसा नहीं था कि अचानक से क्या है मैं जा रहा था और बड़ा सा पोल नहीं, बड़ा सा क्या है झाड़ आ गया बैनियन ट्री का, ऐसा नहीं था। ओके, ये एक शहर है साफ सुथरा। तो नॉर्थ ईस्ट ये हो गया, प्लस साथ साथ में उन्होंने बोला है क्या? उत्तराखंड, यूके। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी एक हिली रीजन है भाई, और ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 150 लैक्स। 150 लैक्स दिया तो पता चला पूरा स्टेट महाकसम क्या है आ गया कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, और दे रहा है 0.5% जीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। अभी सीजी को तो प्रॉब्लम नहीं, उसको पूरे इंडिया से मिलता है पैसा, पर व्हाट अबाउट एस? नॉनसेंस। पूरे स्टेट की इनडायरेक्ट टैक्स की रेवेन्यू घट जाएगी माँ कसम। तो काफी स्टेट्स ने इसका विरोध किया, और जिनका विरोध आया है वो व्याजबी भी है, मेक सेंस, राइट? कि भाई वी कैन नॉट अफोर्ड दिस लिमिट फॉर कॉम्पो टैक्स पेयर्स, वी हैव टू रिड्यूस इट, एंड दैट इज वाई फॉर देम इट वाज 75 lakhs. फॉर ऑल ऑफ दीज गाइज इट इज 75 lakhs. ओके, तो ये चीज बाकायदा याद रखना। मैं ऐसे ही याद रखता हूँ बच्चों को, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट असम प्लस उत्तराखंड, बिकॉज दिस इज अ वेरी सिमिलर वे। आई ऑल्सो विल हेल्प यू रिमाइंड 40 lakhs का लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, परफेक्ट है दोस्तों, ये सीन सॉर्ट हो गया। अभी क्या है? अभी करते हैं दोस्तों एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर की अगर बात करें, ओके, तो सिंपल सी बात है। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ इंक्लूड करना है, कुछ एक्सक्लूड करना है। ओके, इंक्लूड क्या करेंगे आप? इंक्लूड करेंगे आउटवर्ड सप्लाईज, सब टाइप की आउटवर्ड सप्लाईज, फिर वो टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इंटरस्टेट हो। ओके, वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है,
उसमें बस मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि उसके एग्जाम्पल्स ये सब हो सकते हैं, बट याद रखना ये सब टर्नओवर होगा क्या, ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ओके, तो जितनी भी ब्रांच है सबका टर्नओवर निकालो, जो आपकी ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया उसका टर्नओवर निकालो और चेक करो कि भैया वो 150 लाख एक्सीड होता है कि नहीं होता है, तो फिर खत्म, तो आप कॉम्पो नहीं ले पाएंगे, नहीं होता तो आप ले पाएंगे, सिंपल। एक्सक्लूजन में से भी एक याद रखना कि यार एग्रीगेट टर्नओवर है ना, और टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स होता है ना, तो सेल्स वही होता है जो आपके हाथ में रह जाता है, यानी आपने एज अ सप्लायर ओके अगर इसी पॉइंट से चार्ज किया है क्या 100 lakhs प्लस जीएसटी 18%, 18 lakhs यानी 118 लाख, ठीक है। तो सप्लायर सिर्फ इतना बोलता है देख भाई 100 लाख तो मेरे पास रहेगा, 18 लाख जो है वो जीएसटी मैं गवर्नमेंट को दे दूँ, ठीक है। तो आज गवर्नमेंट ये बोल रहा है ये जीएसटी मत ले भाई, एग्रीगेट टर्नओवर में कौन सा पैसा ऐसा है जो तेरी अमानत है, जो तू रख पाएगा, जो तेरा कमाया हुआ है, सिंपल। ओके, द सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो वही रख, सिंपल। अच्छा, और कोई भी इनवर्ड सप्लाई वे टैक्सेस पेबल एज पर आरसीएम वो मत ले लेना जस्ट, और इसको एक्सप्रेसली क्यों बताया पता है, इनवर्ड सप्लाई वे टैक्सेस पेबल एज पर आरसीएम, बिकॉज बहुत लोगों को ये गलत फहमी थी, गलत फैमिली नहीं बेटा, गलत फहमी थी, देयर वाज अ मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग दैट कि ये इनवर्ड सप्लाई में भी तो टैक्स पे करते हैं, तो भैया वो भी टैक्सेबल सप्लाई, और टैक्सेबल सप्लाई का नाम यहाँ पे लिखा है तो ले लो। अरे नहीं लेना है भाई, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स आउटवर्ड सप्लाई, और इसलिए दोनों को एक्सप्रेसली निकाल दिया है बाहर, ठीक है। बट याद रखना जब मैं बात करता हूँ आउटवर्ड सप्लाई की, तो उसमें वो भी आउटवर्ड सप्लाई आएगा वे टैक्सेस पेबल एज पर आरसीएम, यानी इंश्योरेंस एजेंट है। ओके, अब एक बात समझो, बात समझो ये, क्योंकि मैं अभी कंपेयर करवाने वाला हूँ आपको ये दो पॉइंट को, कंफ्यूजन ना हो फटाफट से, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मोस्टली आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है, पर फिर भी सुन लीजिए। तो एक है इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है, और एक है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो आज माय डियर फ्रेंड्स ये आप सर्विस दे रहे हो, एजेंसी सर्विस, ओके, इंश्योरेंस एजेंसी सर्विस, ठीक है। बराबर है, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, यस दे रहे हो भाई, यस दे रहे हो, जिस पे कमीशन बनता है कितना, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 lakhs, जिस पे जीएसटी है एट द रेट 18%, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं मेरे बंधु कि इस पे इंश्योरेंस कंपनी तो 1.8 लाख पे करेगा गवर्नमेंट को, राइट। मुझे सिर्फ आपसे यही दरखास्त है, मुझे सिर्फ आपसे यही बात करनी है, तो टैक्स ये पे करेगा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी यही लेगा अंडर सेक्शन 24, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, कच्छो नहीं, समझा, यस, इनफैक्ट ये रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेगा, ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। तो ये तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात हो गई, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली टेल यू इज दैट बेटा स्टिल यहाँ पे ये जो 10 लाख दे रहा है वो इंश्योरेंस एजेंसी का एक आउटवर्ड सप्लाई है, और अगर एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने की बात आई तो इंश्योरेंस एजेंट 10 लाख इसे अपने एग्रीगेट टर्नओवर में लिखेगा, और इंश्योरेंस कंपनी अपने एग्रीगेट टर्नओवर में यही 10 लाख को नहीं लिखेगी, क्योंकि इसके लिए ये इनवर्ड सप्लाई है और इसके लिए ये आउटवर्ड सप्लाई है। डज दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स, अरे डज दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स, यस सर, ठीक है, दैट्स इट, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
ठीक है, परफेक्ट। तो ये चीज एक याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नोट है। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या है? एग्जिम सप्लाई इंक्लूड्स नील रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। मोर इंपॉर्टेंटली मैं बोलूंगा नॉन टैक्सेबल सप्लाई को आप हाईलाइट करो। ओके, नील रेटेड सप्लाई इज एज गुड एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई, बट नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो है दोस्तों जो क्या है आपके चार्जिंग सेक्शन से बाहर है, जैसे आपके 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जीएसटी के परव्यू से भले ही बाहर है, पर गवर्नमेंट ने बोला भाई आउटवर्ड सप्लाई है ना भैया, कमाई हो रही है ना, यस, तो मैं कमाई से किसी को जज कर रहा हूं कि वो बड़ा पर्सन है या छोटा पर्सन है। समझा? कि वो कंप्लायंस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, भले ही उस पर जीएसटी लग रहा हो ना लग रहा हो, डजेंट मैटर। पर अगर उसका है 5-10 करोड़ का टर्नओवर, वो दारू ही बेच रहा है, सिर्फ एक आध टर्नओवर, एक आध करोड़ का क्या लेट्स से क्या है, मोबाइल बेच रहा है, डजेंट मैटर, उसके पास ऑक्स है कंप्लायंस करने की, वो मुझे पता चल गया है, तो मैं उसे अभी छोटा आदमी नहीं गिनूंगा, बड़ा आदमी ही गिनूंगा और उसकी तरह ही ट्रीट करूंगा। ठीक है, तो वो भी ले लो, जो टाइप का आउटवर्ड सप्लाई मिले ले लो, टेंशन मत लो। ठीक है, बस इंश्योर करना कि वो आउटवर्ड सप्लाई हो, क्योंकि फोर्थ वाला नोट जो है, थर्ड वाला मैं नहीं कर रहा, फोर्थ वाला मैं कर रहा हूं, उसमें शेड्यूल 3 एक्टिविटीज को स्पेसिफिकली बोला है कि बैन कर दिया है, क्योंकि वो सप्लाई नहीं है। ओके, तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर में मत लेना भाई, मत लेना। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, सुनिए बराबर से, ये आज मुन्ना भाई, मिस्टर मुन्ना, ठीक है, वो एक तो रिकवरी एजेंट है वो, बराबर, जो रिकवरी सर्विस दे रहा है, ओके, आईसीआईसीआई बैंक को, करेक्ट, और उसमें कमीशन है उसका कितना, 10 लाख। अच्छा, दूसरा वो, अरे एमबीबीएस भी तो है ना मुन्ना भाई, एमबीबीएस, दिस वन मूवी आई डोंट नो बट इट्स गोइंग टू स्टे इमॉर्टल, दिस एंड 3 इडियट्स, द वे आई मेक, द वे दे मेक यू स्माइल इज जस्ट इमॉर्टल, यू नो। द फेवरेट सीन इज जब अरशद वारसी बोलता है वो चाइनीज को, अबे ऐसा कैसा बैठ रहा है, बराबर से बैठ, घड़ी करके डालू क्या, राइट, यस। तो आज दोस्तों मुन्ना भाई, ओके, याद रखिए, वो हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो वहां पे उसे मिल रही थी सैलरी एज अ डॉक्टर, ठीक है, और वो सैलरी भी 10 लाख की थी। क्वेश्चन आता है कि मुन्ना भाई, मिस्टर मुन्ना का एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर मुन्ना? ठीक है, इज इट 10 lakhs, इज इट 20 lakhs, व्हाट इज इट? सिंपल, क्लियरली दोस्तों इट इज 10 lakhs, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ यही लेंगे, आप ये नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल 3 एक्टिविटी है, ओके, और ये सप्लाई ही नहीं है, ओके। और हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं अभी? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में बोला इंक्लूड्स ऑल, ऑल outward supplies, includes all sorts of outward supplies. Did you get it, my dear friends? Yes or no? Yes sir, yes sir। ठीक है, तो ये चीज क्या है प्लीज याद रखिएगा। तो सेकेंड हो गया, फोर्थ हो गया, थर्ड में बस इतना बोलूंगा कि कभी भी लाइफ में कॉम्पोजिशन स्कीम में बेटा इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन लोन्स, एडवांसेस या डिपॉजिट्स नहीं लेना है, फिर वो करंट फाइनेंशियल ईयर हो या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, डजंट मैटर, डजंट मैटर। अभी गेटिंग इट? यस, बस इतना बोलना था, ठीक है। तो ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है, एकदम टकाटक हो गया मस्के की तरह। ओके, चलो फटाफट से अभी, ओके, एक सेकेंड, सांस ले लो पहले। दोस्तों अगर कोई चीज आपको स्पेशली गवर्नमेंट के अरीना से अगर कोई चीज बेनिफिट दे रही है तो वो कंडीशंस के साथ ही आए, फिर वो आईटीसी हो या कॉम्पोजिशन स्कीम के प्रोविजंस, और वही 10(2) में है, राइट। ध्यान से बराबर से सुनना, इशारा किस बात की तरफ है। सबसे पहला, सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट्स शुड नॉट एक्सीड
10% of the turnover in the preceding financial year or 5 lakh whichever is higher, right? तो आज ये प्रोविजन आया क्यों है, पहले वो समझ लेते हैं। तो गवर्नमेंट यही बोल रहा था कि भाई यार ये स्कीम मेजरली किसके लिए, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट वालों के लिए। तो उन्होंने उनको बोल दिया भाई तुम यही चीज़ किया करो, यही चीज़ सप्लाई करो, ओके। और मेजरली ये मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, उनको क्या गुड सप्लाई करना, तो गुड सप्लाई करो ना भाई, तुम लोग करो सप्लाई गुड्स, आपको सर्विस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले तो सर्विस देना ही गुनाह था, पाप था, यानी कि जैसी सर्विस दी आपने, इफ यू आर अ कॉम्पो टैक्स पेयर, सीधा कॉम्पोजिशन स्कीम के बाहर, नो नॉनसेंस अप्रोच। पर फिर मैन्युफैक्चरर ट्रेडर ने स्पेशली क्या एक दरखास्त लगाया, अरे ऐसा मत करो गवर्नमेंट, हमको कई बार क्या आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ती है, सो दैट हमारा कस्टमर जो है रिटेन होता रहे, वापस आता रहे हमारे पास या रेफर करे। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चलो, अभी आप बोल रहे हो तो कर देते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत सर्विस दे सकते हैं, उसके ऊपर अगर आपने सर्विस दी तो फिर आप क्या है वो कंडीशन का उल्लंघन करेंगे, और वो कंडीशन का उल्लंघन किया तो कॉम्पो स्कीम खत्म, नॉर्मल स्कीम शुरू। और इसीलिए बोला कि आज एक मैन्युफैक्चरर है, लेट्स से एचयूएल लिमिटेड, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स है, करेक्ट, ठीक है, परफेक्ट है, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स है ये, अरे यस और नो, यस, सिंपल है, ओके। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है तुझे सर्विस देना है ना, तो तू सर्विस दे दे, एचयूएल लिमिटेड तू सर्विस दे दे। पर सिर्फ कितना दे पाएगा, 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 lakhs विच एवर इज हायर, ठीक है, यस, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करके क्या गुड्स बेचने वो करो, पर सर्विस मैक्सिमम इतनी ही दे पाओगे आप, ओके। इससे ज्यादा दी तो खत्म फिर। तो लेट्स से अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर अगर 100 लाख था, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में सिंपल सी बात है 10% का 100 लाख या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर, यानी कि सिंपल सी बात है यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। तो मैक्सिमम आप क्या है करंट फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख तक की सर्विस दे सकते हैं मैक्सिमम, उसके ऊपर अगर दिया तो सिंपल सी बात है ओके खत्म, सीधा कॉम्पो से खत्म, नॉर्मल से शुरू। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, ओके। नेक्स्ट क्या है, एज अ कॉम्पो टैक्स पेयर दोस्तों आप कभी भी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर सकते। नो यू कैन नॉट डू दैट बॉस, यू कैन नॉट डू दैट। यानी आप दारू नहीं बेच सकते और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि मैं कॉम्पो टैक्स पेयर था और मैं गारमेंट्स बेच रहा हूँ, ठीक है। अचानक से मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई कि आज 100 लाख का जो गारमेंट बेच रहा हूँ वो तो बेच ही रहा हूँ, पर साथ साथ में एक पेट्रोल का क्या है पंप लगा दूं, और मैंने सिर्फ 10 लाख का पेट्रोल बेचा है, खत्म, सीधा खत्म, ओके। कॉम्पो स्कीम आपको क्या है निकलना पड़ेगा, यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ कॉम्पो स्कीम, योर कॉम्पो स्कीम शैल लैप्स एंड योर नॉर्मल स्कीम स्टार्ट्स, ओके। ये हो गया इसका पार्ट, ठीक है। तीसरा, आप कभी भी एज अ कॉम्पो टैक्स पेयर याद रखना इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, ओके। आप कभी भी एज अ कॉम्पो टैक्स पेयर इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। यू कैन नॉट डू इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई इज प्रोहिबिटेड। जैसे ही क्या है अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया तो आपका कॉम्पोजिशन स्कीम छिन जाएगा, लैप्स हो जाएगा। जैसे ही आपने वो कांड किया इंटर स्टेट सप्लाई का, उसके 7 दिन के अंदर आप इंटीमेट कर दो गवर्नमेंट को कि भैया आपने ये कांड किया था और इस दिन से आप कॉम्पो के तहत टैक्स पे करना बंद कर देंगे। पर आपको ही इंटीमेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ये फाइंड आउट नहीं करेगा, आपको ही इंटीमेट करना पड़ेगा ये गलती हुई है, सॉरी उठक बैठक करने के साथ साथ आपको ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। दैट यू विल हैव टू इंटीमेट विद इन 7 days दैट ओके आई हैव done this crime and I no more, you know,
डिजर्व कॉम्पोजिशन स्कीम, सो आई विल स्टार्ट पेइंग टैक्सेस पर नॉर्मल स्कीम। ठीक है, ये केस है। ऑल्सो साथ साथ में याद रखना, ओके, आप नहीं सप्लाई कर सकते, यू कैन नॉट सप्लाई गुड्स और सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये भी एक कंडीशन था, राइट। ये भी सीखा है हम लोगों ने कि अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम लेना है कि भैया अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू मत बेचो। पर दोस्तों उसमें छोटा सा अमेंडमेंट है, छोटा सा अमेंडमेंट इतना है, मैंने गुड्स पे आपने देखा होगा क्लासिफाई किया है कि अब एक कॉम्पो टैक्स पेयर जो है, ठीक है, ही कैन सप्लाई गुड्स थ्रू ईसीओ जो टीसीएस काटता है अंडर सेक्शन 52, बट ओनली विद इन द स्टेट। ओके, तो विद इन द स्टेट अलाउड है, आउटसाइड द स्टेट अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अगर विद इन द स्टेट कर रहा है तो ही कैन कंटिन्यू कॉम्पो स्कीम, और अगर आउटसाइड द स्टेट कर रहा है यानी अमेजोन के थ्रू बेच रहा है, बट वो बेच रहा है कैसे, आउटसाइड द स्टेट, तो फिर ही इज ओके, ही इज कॉम्पो स्कीम लैप्सेस। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अरे यस और नो? एक नंबर, एक नंबर। ओके, ये चीज है, ठीक है, परफेक्ट है। तो इसमें क्लैरिफिकेशन एकदम प्रॉपर है, इसको बराबर से बनाए रखना, राइट। एक छोटा सा यही क्या है, एक अमेंडमेंट आया था तो जान लेना, ठीक है। और ये लिख भी देना प्रॉपरली आप, ठीक है, कि गुड्स का कंडीशन जो है वो समझ में आपको आ जाए। ओके, नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर। तो किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते? ओके, तो बोला है आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स। ओके, आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला और एरेटेड वाटर्स, ठीक है। और साथ साथ में आपको पता ही है फ्लाई ऐश ब्रिक्स है, ब्रिक्स ऑफ फॉइल फॉसिल मील्स है, बिल्डिंग ब्रिक्स है, रूफिंग टाइल्स है, ये सब पता ही है आपको दोस्तों, पहले भी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनआरटीपी एंड सीटीपी, ये कॉम्पो स्कीम नहीं ले सकते। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ओके, ये लोग कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अरे आ ही रहे हो 5-10 दिन के लिए या फिर मैक्सिमम 90 दिन के लिए, 90 दिन के लिए आ रहे मैक्सिमम, अरे उनसे भी आप लोगे क्या 1%? नहीं, पूरा का पूरा 18% लूंगा माँ कसम, मैं तो चुपचाप बोलूंगा कॉम्पो स्कीम में नहीं, नॉर्मल में भरो चलो, ये सीन है। ओके, नेक्स्ट 10 सबसेक्शन 5, सॉरी 10 सबसेक्शन 4। ओके, एज अ कॉम्पो टैक्स पेयर माय डियर फ्रेंड्स, आप ना ही कलेक्ट कर सकते हो क्या जीएसटी, ना ही आपको मिलेगा आईटीसी। आर यू गेटिंग इट? ना आपको मिलेगा आईटीसी, ना आप चार्ज करोगे जीएसटी, अरे ना मिलेगा आईटीसी, ना चार्ज करोगे जीएसटी। और इसीलिए, और इसीलिए शायद, शायद आप यहाँ पे चार्ज करोगे, चार्ज करोगे एज इन इशू करोगे बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? यस। ओके, तो ये एक चीज याद रखना, ओके, कि जब भी क्या है कोई कॉम्पो टैक्स पर खरीदता है तो उसके साथ साथ जो भी क्या है जीएसटी सामने वाला लगाता है उसका कॉस्ट ही बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, सो दैट आपको क्या है आश्चर्यचकित ना हो। ओके, बराबर से समझ लीजिएगा, दो एंगल बता रहा हूं मैं, बराबर से सुनिएगा। ओके, तो आज फॉर एग्जाम्पल, ओके, एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, वो जीएसटी लगा रहा है 18%, कॉम्पो टैक्स पेयर को 1,00,000 प्लस 18,000,
यहाँ पे 18,000 का मिलेगा आईटीसी, नहीं राइट, सिंपल। तो आज वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। ओके, तो ये पूरा 1,18,000 उसका कॉस्ट बन जाएगा, बिकॉज उसे उस 18,000 का कभी भी नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, और उल्टा हुआ दोस्तों, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ओके, अगर 1 लाख का माल बेच रहा है नॉर्मल टैक्स पेयर को, तो यहां पे देर इज नो क्वेश्चन ऑफ आईटीसी। क्यों? क्योंकि ये बंदा थोड़ी जीएसटी चार्ज कर रहा है 1% यार, 1,000 अलग से चार्ज कर रहा है, नहीं चार्ज कर रहा है भाई। तो जब बंदा चार्ज ही नहीं कर रहा है जीएसटी, तो कहां से आया क्वेश्चन ऑफ आईटीसी? ये भी चीज याद रखना प्लीज। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट है क्या? पेनल्टी अंडर सेक्शन 73-74 shall apply to a person fraudulently paying tax अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, यानी कि इसका 150 लाख एक्सीड हो गया है, फिर भी बंदा क्या है, नॉर्मल स्कीम के तहत पे नहीं कर रहा, कॉम्पो के तहत पे कर रहा है, मां कसम। उसने ऊपर की कोई कंडीशन क्या है, ब्रीच कर दी है। उसके बाद भी दोस्तों वो क्या कर रहा है, कॉम्पोजिशन स्कीम कंटिन्यू कर रहा है, नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट ही नहीं हुआ, बेशरम बेहया व्यक्ति, शेमलेस पर्सन। पर अगर बात प्रॉपर ऑफिसर की करूं, तो ये चीजें फंक्शन कैसे होंगी, ये पेनल्टी लगाई कैसे जाएगी? तो सुनिए, आपको शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा, दैट शो मी द कॉज दैट व्हाई यू आर नॉट इनएलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। तो मैं रिप्लाई करूंगा 15 दिन के अंदर, और वो रिप्लाई वो पढ़ेंगे, और 30 दिन के अंदर मुझे क्या है बता देंगे कि भैया वो रिप्लाई मेरा एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट। एक्सेप्ट हुआ है तो ठीक है, रिजेक्ट हुआ है तो फिर सिंपल सी बात है, फिर मैं अभी नॉर्मल स्कीम में आ जाऊंगा, नॉर्मल स्कीम के तहत टैक्स पे करूंगा। तो फिर आपको पता होगा, एक आईटीसी में सेक्शन है 18(1)(c), जहां पर आप कॉम्पो टैक्स पेयर से नॉर्मल टैक्स पेयर की तरफ बढ़ रहे हो फॉर सम और दी अदर रीजन। तो वहां पे आपको पता है कि लेट्स से ये ट्रांजिशन लेट्स से 1/4/2024 को हुआ है, योर कॉम्पो स्कीम लैप्सेस। योर कॉम्पो स्कीम लैप्सेस, करेक्ट? तो फिर उस सिनेरियो में क्या होगा पब्लिक? ओके, इसके एक दिन पहले का, इसके एक दिन पहले का जो भी स्टॉक होगा, यानी 31 मार्च 2024 का, ठीक है, याद रखना, जो भी स्टॉक होगा, फिर वो रॉ मटेरियल में हो, WIP में हो या FG में, आपको मिलेगा उसका आईटीसी। ओके, फिर वो आपका कैपिटल गुड्स हो, आपको उसका मिलेगा आईटीसी, काट कर ही सही पर मिलेगा। तो आज आपको सिंपल सी बात है, ये स्टॉक की और ये सीजी की डिटेल्स भरनी पड़ेगी भैया। तो भरोगे आप, कब भरोगे? यहां से 30 दिन के अंदर, सो दैट आपके ई क्रेडिट लेजर में क्या है, वो आ जाए क्रेडिट। वेरी सिंपल। ओके, अगर आप पहली दफा पढ़ रहे हैं तो शायद आप, मैंने अभी जो बोला नहीं समझ में आएगा। अगर आपने पहली दफा ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं आईटीसी पहले पढ़ा है, तो क्या आप कंटेक्स्ट इसको दे पाएंगे। और अगर नहीं दे पा रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब आईटीसी आएंगे तभी क्या है हम लोग ये चीज पे बातें करेंगे। ओके, परफेक्ट। क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप जो स्टॉक खरीदा है उस पर आईटीसी लिया नहीं, पर जब अभी आप क्या है वो माल बेचेंगे तो उस पर जीएसटी लगाएंगे, तो कैस्केडिंग हो जाएगा, राइट? क्योंकि आपने आईटीसी लिया नहीं है, तो वो 1,18,000 का कॉस्ट हो जाएगा। अगर आपने क्या है प्रॉफिट डाला उसमें और 2 लाख में बेचा, तो 2 लाख में जब बेच रहे हो तो उस 2 लाख पे भी 36,000 जीएसटी लगाओगे आप 18% के हिसाब से। तो जब वो 2 लाख पे जीएसटी लगेगा तो वो कैस्केडिंग ही होगा, बिकॉज वो 2 लाख के अंदर 18,000 समाया हुआ है, जो तेरा इनपुट टैक्स है, जो तूने खरीदने के वक्त क्या कॉस्ट में ऐड किया था, क्योंकि जब खरीदा था तो तू कॉम्पो में था, और जब बेच रहा है तब नॉर्मल में है। ये सी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, ओके, यहां पे आ जाओ फटाफट से अदर पॉइंट्स।
क्या है अदर पॉइंट्स? अदर पॉइंट्स में बोल दिया है कि भैया आपका क्या हो, जो भी प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस हो, आपका जो भी बिल ऑफ सप्लाई, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना कि दिस इज अ टैक्सेबल पर्सन, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन एवरी साइन बोर्ड एंड ऑन एवरी बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, टाइम पास, नॉट दैट ग्रेट। सेकेंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखना मेरे बंधु बंधु मेरे बंधु, ओके, कि आप अगर आप एक कॉम्पो टैक्स पेयर हो, आप एक कॉम्पो टैक्स पेयर हो, समझा? ओके, तो आपने, ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल जीटीए से सर्विस लिया, राइट, और जीटीए ने जीएसटी एट द रेट 5% के हिसाब से 1 लाख का आपको फ्रेट चार्ज किया था। वो आपने, और सिंपल है यार, ये तो है रजिस्टर्ड पर्सन ही, तो फिर सिंपल सी बात है, कॉम्पो टैक्स पेयर ये तो 1 लाख भर देगा यहाँ पे, पर यहाँ पे जब 5,000 भरने की बात आएगी, पे जीएसटी टू गवर्नमेंट एज पर आरसीएम। ठीक है, तो एक चीज समझिए आप ये बात को, कि ये आप भरेंगे ना, ये जब आप आरसीएम के तहत भर रहे हो, तो वो आप नॉर्मल रेट के हिसाब से ही जाओगे, तो नॉर्मल स्कीम का रेट होगा ना वही लगेगा। यहाँ पे 1% के हिसाब से 1,000 नहीं लगेगा भाई, जस्ट बिकॉज आप क्या है, ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हो। तो याद रखना, आपके वो आउटवर्ड सप्लाई पे ही रेट एप्लीकेबल होता है, आपके इनवर्ड सप्लाई पे वो एप्लीकेबल नहीं होता है, स्पेशली अगर क्या है, आपको पे करो एज पर आरसीएम, क्योंकि सामने वाला अगर एफसीएम दे रहा है तो वही चार्ज करेगा जीएसटी, और वही आपसे क्या जो भी रेट होगा वो ले लेगा और खत्म कर देगा, कलेक्ट करके पे कर देगा। पर इस केस में तो जिम्मेवारी आप पे है ना। तो कंफ्यूजन क्या था, कि पर आप तो कॉम्पो वाले हो, पर सामने वाला जो है वो सर्विस दे रहा है, पर वो तो नॉर्मल वाला है। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया सिंपल सी बात है, आपका कॉम्पोजिशन स्कीम सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई पे एप्लीकेबल होता है, इनवर्ड सप्लाई पे चुपचाप नॉर्मल रेट करके क्या है, पे कर दो और खत्म करो कहानी, दैट्स इट। और उसका लॉजिक भी है, उसका लॉजिक में यही है कि आज आप समझो, गवर्नमेंट क्या कोशिश करता है पता है, एफसीएम हो या आरसीएम हो, एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आज आप समझो फॉर एग्जाम्पल सप्लायर है, ये रिसिपेंट है, और ये रिसिपेंट कॉम्पो टैक्स पेयर, तो यहाँ पे अगर एफसीएम लगता 1 लाख प्लस जीएसटी 18,000, और ये रिसिपेंट सप्लायर को दे देता 1,18,000, और रिसिपेंट सिंपल सी बात है, ओके, उसके जेब में से 1,18,000 गया, 18,000 जो आपका जीएसटी है उसका उसको नहीं मिलेगा एटीसी, तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। पर दोस्तों अगली बात क्या आती है, अगेन एक सप्लायर एक रिसिपेंट है, राइट। सप्लायर है दोस्तों, वो 1 लाख का क्या माल बेच रहा है, प्लस जीएसटी नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि आरसीएम है। रिसिपेंट तो सप्लायर को 1 लाख दे देगा, बट रिसिपेंट इस बार क्या है, पे करेगा जीएसटी। अगर जीएसटी का रेट है 18% ही, तो सिंपल सी बात है, वो 18,000 पे कर देगा, पर वो 18,000 गवर्नमेंट को पे करेगा, और उसका भी उसको नहीं मिलेगा एटीसी। तो अगेन गवर्नमेंट क्या चाहता है, कि यहाँ पे भी कॉस्ट 18,000 ही हो उसकी, समझा? जो कॉस्ट उसकी यहाँ पे थी वही कॉस्ट उसकी यहाँ पे भी हो, बस फर्क क्या हुआ है, कि यहाँ पे रिसिपेंट ने सप्लायर के थ्रू क्या है पैसा दे दिया है, और यहाँ पे सीधा गवर्नमेंट को दिया है। पर गवर्नमेंट चाहता है क्या, ये कॉस्ट तो 18,000 ही है, और इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है भैया इनवर्ड सप्लाई नॉर्मल रेट, आउटवर्ड सप्लाई कॉम्पो रेट। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। और इसीलिए ये जीते जाते एग्जाम्पल में आपका टैक्स लाइबिलिटी 2.2 लाख तक पहुंचा है, बिकॉज एक है आपका इनपुट टैक्स लाइबिलिटी, एक है आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। डज दैट मेक सेंस? डज दैट मेक सेंस? अरे डज दैट मेक सेंस? ठीक है, ये सिनेरियो। ओके, तो मैं आपको चाहती हूं कि आप एक
मैं आपको चाहती हूँ क्या क्या looks like the feminine energy in my has just taken power, right? I don't know. Is that the effect that you generally have after you watch Coffee with Karan and take a lecture, right? Because Karan Johar definitely has a lot of feminine energy, and I respect that. But how did I see this? Okay, ignore. ओके, शायद पता नहीं पिछले जन्मों का कुछ हुआ होगा, आज याद आया होगा कि अपना जेंडर ही चेंज कर दिया मैंने। ओके, नॉनदलेस आ जाओ बेटा, नॉट एवरी करन इज अ जोहर, आ जाओ बेटा आ जाओ। ओके, ये सीन है। ओके, तो ये थिंग था जो डिस्कस करना था। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन मैं क्या है आपको आपसे बतलाना चाहता हूँ, तो आ जाइए फटाफट से, आ जाइए। चलो फटाफट से मुझे इसका टोटल टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करके दो क्या है। Miss Sonparia, manufacturer under combo scheme, makes the following transactions during the June quarter 2020. Intrastate taxable supply of goods 60 लाख, exempt supply 40 लाख, GTA service procured, tax payable as per RCM 10 लाख, 5% GST है उस पर। तो बेटा सिंपल सी बात है, पहले आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करने का। ठीक है, और वो कितना है, सिंपल सी बात है, टैक्सेबल सप्लाईज एग्जाम सप्लाईज। 60 लाख और 40 लाख। देखो मैन्युफैक्चरर है इसलिए 1% आप दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यही गेम में ऐसा होता कि ट्रेडर लिखा होता तो गेम चेंज हो जाता। ओके, और सिर्फ मैं लेता 60 लाख। ठीक, ठीक है, ये 1 लाख आ गए। और दूसरा क्या है, इनपुट टैक्स लायबिलिटी। तो यहां पे जब मैं बात करता हूं जीटीए सर्विस वेयर टैक्सेस पेएबल एज पर आरसीएम, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 10 लाख का 5% आता है 50,000, ये ले लिया, और टोटल आ जाएगा 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000। समझा, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो एक है आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और एक है आपका इनपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? एकदम परफेक्ट, यस सर। ओके श्योर। चलिए, अच्छा है, आप ही क्वेश्चन पूछते हो, आप ही आंसर देते, तो इतना तो हमको क्या एक्सपेक्ट करते हो आपके यार, इतना तो आंसर दे दीजिए। राइट, नहीं मैं बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट कि वो थोड़ी मेहनत करे, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। ठीक है, चलो, ये एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, सुन लो। अगर आप एक न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन हो, यानी आपका पहला पहला साल है, और वो पहले पहले साल में लेट से आपने एक्सीड कर दिया एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, आपका पहला साल है और आपने पहली साल में एक्सीड कर दिया आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, वट एवर इज एप्लीकेबल, एंड आप डिसाइड करते हो कि आप नॉर्मल नहीं, आप कॉम्पो लोगे। तो उस केस में किस दिन से कॉम्पोजिशन स्कीम शुरू होगा? जिस दिन से आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। और इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आगे जाके आप पढ़ते हो कि जिस दिन आप क्या है, फॉर एग्जांपल लायबल होते हो, तो 1/4 को लायबल हुए। अब 1/4 से 30 दिन के अंदर आपने क्या किया है, अप्लाई किया है फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन आप लायबल हुए हो 1/4, वही हो जाएगा डेट, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ना कि वो दिन जिस दिन आपको आरसी ग्रांट हुआ है। ठीक है, तो 1/4 आपका इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी है, तो उसी दिन से आपका कॉम्पो स्कीम भी शुरू हो गया है।
और ये कॉन्सेप्ट जो मैंने जल्दी जल्दी में अभी बोला, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का रिकलेक्ट नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन में एनीवे चॉइस करने वाला हूँ, टेंशन घेऊ नका। सेम कॉन्सेप्ट टैक्स इनवॉइस में भी आएगा, रिवाइज टैक्स इनवॉइस में, टेंशन घेऊ नका। ठीक है, यस। दूसरा क्या है पता है? दूसरा है कि यार बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। ओके, बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल FY 23-24 में बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। ऑलरेडी है रजिस्टर्ड पर्सन। और वो बेटा 24-25 में क्या है, डिसाइड करता है कि उसको अभी नॉर्मल स्कीम से कॉम्पो स्कीम में जाना है। उसको अभी नॉर्मल स्कीम से कॉम्पो स्कीम में जाना है। आर यू गेटिंग इट? यस। ठीक है, तो फिर उस केस में कौन सा दिन आएगा जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, सॉरी कौन सा दिन होगा जहां पे इफेक्टिव डेट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम शुरू होगा? तो यहां पे कौन सा, तो गवर्नमेंट ने बोला 1 अप्रैल, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो आज 1/4/2024 से ही क्या आपको लेना पड़ेगा कॉम्पो स्कीम, अगर आप अगले साल के लिए अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज आप बीच में से क्या अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो 23-24 में लेट्स से इसका 20 लाख एक्सीड हुआ, इसने नॉर्मल स्कीम लिया, फिर अचानक से ऐसा मन हुआ उसका ओके दिसंबर में कि यार मजा नहीं आ रहा है कॉम्पो लेना, तो भाई रुक जा थोड़ा, अरे रुक जा थोड़ा, ओके ओके ओके, हाँ 1 अप्रैल से ले लेना, नेक्स्ट ईयर से ले लेना, ये पूरा साल अभी नॉर्मल में ही क्या निकालना पड़ेगा, ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये जो नया कॉन्सेप्ट अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया है वो आपके इंटर सीए के सिलेबस में है, उस पर चार्ट भी बनाया। तो मैं सिर्फ क्या MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था कि इफेक्टिव डेट ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी क्या है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो उसमें अगर न्यूली रजिस्टर्ड है तो बोला जिस दिन रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ वो आ जा, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और नॉर्मल से कॉम्पो में आना चाहता है तो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ओके ये डेट आ जाएगा तेरा इफेक्टिव डेट ऑफ कॉम्पो लेवी। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर। ठीक है, परफेक्ट। ओके, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्या चीज आपको और एक बता देता हूं कि आज कॉम्पोजिशन स्कीम में याद रखना, ओके आप पेमेंट क्वार्टरली करते हो, आप पेमेंट क्वार्टरली करते हो, ओके पर आप रिटर्न फाइल करते हो एनुअल बेसिस पे। ठीक है, तो पेमेंट साल में 4 बार पर रिटर्न सिर्फ एक ही बार। फॉर्म नंबर क्या है? GST CMP 08 फॉर्म। ड्यू डेट क्या है? 18th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। एग्जाम्पल क्या है? अप्रैल से जून 18 जुलाई, जुलाई से सितंबर 18 अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर 18 जैन, जैन से मार्च 18 अप्रैल। सिंपल। अच्छा रिटर्न्स है, तो रिटर्न्स का क्या सीन है? GSTR 4, ओके ड्यू डेट क्या है? 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24। FY 23-24 है, ठीक है सिंपल सी बात है। उसका आपके साल के एंड के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30th अप्रैल में क्या ड्यू डेट आ जाएगा। ओके, तो ये क्लियर है? यस। ये आपका क्वार्टर का अगले साल का क्या है, क्वार्टर का अगले महीने का 18 तारीख, और यहाँ पे आपका 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स न्यू स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, न्यू स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स में इतना ही है बेटा डिफरेंट। वहां पे 150 था, 75 था, यहाँ पे सब लोगों के लिए 50, पूरे इंडिया में 50 लाख की लिमिट। अगर एक्सीड करता है तो लैप्स कर जाओगे, या तो प्रीवियस ईयर में या तो करंट ईयर में। ओके, तो प्रीवियस ईयर में 60 लाख है, करंट ईयर में कॉम्पो ले ही नहीं सकते।
प्रीवियस ईयर में 40 लाख है, करंट ईयर में कॉम्पो ले सकते हो, पर ओनली 50 लाख तक आप 6% पे करोगे। CGST SGST 3%, उसके ऊपर नॉर्मल स्कीम स्टार्ट्स। कंडीशंस वही सब है जो वहां पे थी, यहाँ पे है। ठीक है, बस एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, और एक छोटा सा और एक सम करना है, एंड देन आई थिंक वी एंड कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, फर्स्ट तो बेसिकली क्या आई टेल यू, कॉम्पोजिशन स्कीम में 3 ही टाइप के सम आते हैं। एक है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्या है, आप टर्नओवर देखो, एग्रीगेट टर्नओवर, और डिसाइड करो कि भैया करंट फाइनेंशियल ईयर में बंदा एलिजिबल है कि नहीं। ये फर्स्ट टाइप है क्वेश्चन का, टाइप 1। ठीक है, टाइप 2 हम लोगों ने ऑलरेडी किया, वो सोनपरी टाइप, जहां पे देर इज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड देर इज इनपुट टैक्स लायबिलिटी। और थर्ड टाइप है इसका, वो है फर्स्ट सप्लाईज। ठीक है, ये भी अच्छा समय आ सकता है एग्जाम में। अब क्या है ये फर्स्ट सप्लाईज, इसको मैं बोलूंगा आप रट्टा भी मत मारो, ना ही कहीं देखो, ये शेयर कॉमन सेंस पे क्या है कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस ये है दोस्तों कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, 1 जुलाई से लेके जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर। ठीक है, और 1 जैन से लेके 31 मार्च। ठीक है, परफेक्ट। तो आज यहाँ पे टर्नओवर हुआ था 20 लाख। ठीक है, यहाँ पे हुआ है 30 लाख का। ठीक है, यहाँ पे हुआ है 15 लाख 40 लाख का, और यहाँ पे हुआ है 60 लाख का। ठीक है, अब सीन क्या है दोस्तों, सीन ये है कि ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, और पहले ही साल में इतनी प्रगति कि आपने पहले क्वार्टर के एंड होते होते माँ कसम एक्सीड कर दिया क्या थ्रेशोल्ड लिमिट। तो यहां पे तो टैक्स पेबल क्या आएगा, नील। क्यों, क्योंकि 20 लाख तक तो एग्जेम्पशन है ना भाई, पता है आपको, ये 20 लाख तक तो एग्जेम्पशन है, टैक्स लायबिलिटी आएगा यहाँ पे नील। ओके, सेकेंड क्या है, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक 30 लाख का जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है, ठीक है, वो है 30 लाख, दैट इज बियॉन्ड एग्जेम्पशन, बियॉन्ड 20 लाख। तो भैया वो गवर्नमेंट ने बोला है कॉम्पो स्कीम में आ जाएगा, कंसिडरिंग ये सर्विस प्रोवाइडर है, कंसिडरिंग ये सर्विस प्रोवाइडर है बंदा। तो बोला यहाँ पे 30 लाख पे 1% ले लेते हैं, कितना 30,000। नेक्स्ट 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, अब यहाँ पे 40 लाख से, पर आप ये भी समझो दैट यू ऑलरेडी एक्सीडेड दैट 50 लाख लिमिट जो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में रिस्पेक्ट करना था। आपको पता है ये बात कि 50 लाख के ऊपर आप गए तो सीधा क्या कॉम्पो स्कीम लैप्सेस एंड नॉर्मल स्कीम स्टार्ट्स, और 50 लाख छाप लिया आपने। तो अब सिंपल सी बात है, ये दोनों में आप क्या करेंगे, 100 लाख मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 18% उसका नॉर्मल रेट है, तो आ जाएगा 18 लाख। आर यू गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग इट? यस सर, ये सिनेरियो है, समझा? तो ये नॉर्मल स्कीम के तहत होगा और ये कॉम्पो स्कीम के तहत होगा। ओके, और अगर गौर से देखा होगा आपने तो ये फर्स्ट सप्लाईज वाले सीन में अगर टैक्स लायबिलिटी की बात करें, टैक्स पेबल की बात करें, तो पहला 20 लाख नील होता है, पहला 20 लाख पे टैक्स नील होता है। क्यों? क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है यार, वो एग्जेम्प्टेड है, 20 लाख पे नहीं लगेगा जीएसटी क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, उसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। पर कॉम्पो स्कीम भी कितना लगेगा,
50 माइनस 20, 30 पे, और उसके ऊपर आ जाएगा नॉर्मल स्कीम। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जब टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करते हो तो पहले 20 लाख को पे लायबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज वो पहला 20 लाख एग्जेम्प्ट। पर जब मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी की, किसकी बात करता हूं? समझा? एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है बोलो? करेक्ट। ये भैया करंट ईयर में कब तक मैं एलिजिबल हूं टू टेक कॉम्पो स्कीम, और किस थ्रेशोल्ड लिमिट के बियॉन्ड में जाऊंगा अंडर नॉर्मल स्कीम? तो बोला 50 लाख। तो 50 लाख कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पे ले लो 20 लाख, यहाँ पे ले लो 30 लाख, तो टोटल होता है 50। तो आज थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में जो भी कर रहा हूं इज बियॉन्ड 50। समझा? क्योंकि गवर्नमेंट को ऑब्जेक्टिव क्या है पता है? गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? तू बड़ा आदमी, छोटे से बड़ा आदमी कब बनता है? जब तू इतना पैसा छाप लेता है, 50 लाख छाप लेता है, 50 लाख तेरे बैंक अकाउंट में है, तूने इतना सेल किया है, तूने इतना सप्लाई किया है कि अब तू सब कंप्लायंस हैंडल कर सकता है। अभी मुझे नहीं फर्क पड़ता वो 50 लाख पे तूने कितने पे टैक्स पे कितने पे नहीं, 50 लाख जेब में है ना, बस गवर्नमेंट बोलता है अब तू छोटा नहीं, अब तू बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी छोटी छोटी बातें नहीं करता, कॉम्पो में पे करने की बातें नहीं करता, तो तू पे करेगा एज पर नॉर्मली। तो एलिजिबिलिटी में तू इसे लेगा, बट टैक्सेबिलिटी में तू उसे नहीं लेगा। और क्यों नहीं लेगा? बिकॉज पहला 20 लाख तो ओके, फर्स्ट 20 lakhs is always exempt, because government wants to give breather to the registered to the taxpayers के बॉस पहले 20 लाख तक तो आप टेंशन मत लो, सीधा कंप्लायंस मांगने नहीं जाऊंगा पहले दिन से, तो इतना थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसके बियॉन्ड होगा तो लगाओ टैक्स। दैट्स इट। डज इट मैटर माय डियर फ्रेंड्स? डज इट मेक सेंस? यस। ओके, वही लिखा है दोस्तों, देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी है, यहाँ पे डू नॉट इंक्लूड, यहाँ पे इंक्लूड। ठीक है, डन है बॉस। ओके, बस एक छोटा सा क्या है, एक सम था जो मैं चाहता था कि आप सॉल्व करें। अज 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 इस इसका अभी के अभी क्यों है ना, अलग से सॉल्व तो करेंगे, पर अभी के अभी ये मुझे चाहिए कि सॉल्व करो, बिकॉज इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 1, गो अहेड। और मैं ये जानबूझ के पूरा चैप्टर होने के बाद कराता हूं, बिकॉज तो ही तो कंफ्यूजन आता है बेटा। लेट्स सी अभी आपका कंफ्यूजन सही है या गलत। ओके, होता है कि नहीं होता है? मिस्टर जफर ऑफ असम, मैं तो बोलूँ असम है तो यार दिमाग में कुछ होना ही चाहिए कि भाई 150 है भाई, ये ऐसा। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो पिछले साल का डेटा दिया आपको, और आपको ये बता देना है भैया कि इसका एलिजिबिलिटी है कि नहीं टू टेक कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आउट ऑफ द अबाउट 10 lakhs वॉज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो ये 50 में से 10 इंटर था, 40 इंट्रा था। क्या लगता है, कुछ अटपटा लग रहा है? अटपटा लग रहा है कुछ? क्योंकि मैंने कंडीशंस भी बोली थी कुछ है। हाँ, यहाँ पे कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं सर 40 लाख लेना है। बेटा अगर ये थोड़ा भी सोच लेते ना कि ये करंट फाइनेंशियल की ईयर की बात नहीं कर रहे हम लोग, हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हो। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो शायद हम नॉर्मल में थे, या तो हमने कुछ किया ही नहीं था। किया नहीं था तो नहीं है यहाँ पे पॉसिबिलिटी, बोला है पिछले साल का डेटा है, तो लास्ट ईयर में ऑब्वियसली हम नॉर्मल में थे। तो नॉर्मल में थे अगर, तो नॉर्मल में तो कुछ भी कर सकते हो ना आप। इसीलिए कई बार बच्चे क्या यहाँ पे मार खा जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कई बार मार खा जाते हैं कि भाई
आज वो ये समझते ही नहीं कि ये 10-2 की ये जो भी कंडीशंस है दोस्तों, 10-2 की ये सभी कंडीशंस, ओके, 10-2 की ये सभी कंडीशंस याद रखिए दोस्तों, सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई करेंगे। जब आपने ऑलरेडी कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया है, तब क्या है, आप ये चीज की प्रतिज्ञा लेते हो कि कॉम्पो स्कीम लेने पे मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं दारू नहीं बेचूंगा, मैं पेट्रोल नहीं बेचूंगा, मैं मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा पान मसाला गुटखा, मैं इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करूंगा, मैं ईसीओ के थ्रू आउटसाइड द स्टेट माल नहीं बेचूंगा, मैं सर्विस भी इतने एक्सटेंड तक ही दूंगा, मैं टैक्स नहीं कलेक्ट करूंगा। ये सब चीजें का प्रण लेते हो आप, और अगर आपने क्या इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, आपने उसका उल्लंघन किया, तो सीधा कॉम्पो से नॉर्मल चले जाओगे आप, ठीक है। पर वो कब देखना है, करंट ईयर में देखना है आपको। पर हम हैं कौन से ईयर में, ये डेटा कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है। और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आप क्या थे, नॉर्मल थे, तो नॉर्मल में कोई रोक टोक है नहीं है। यानी प्रीवियस ईयर में आप जब भी याद रखना दोस्तों, एग्रीगेट टर्नओवर देखते हो आप, सब ले लोगे, क्योंकि सब आउटवर्ड सप्लाई आपको लेनी है। इसीलिए दोस्तों यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर में मैंने बोला है क्या, और उसमें इंटरस्टेट सप्लाई का नाम भी लिखा है। पर ये याद रखना, ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात है मेरे दोस्त, करंट की नहीं। करंट कॉम्बो स्कीम कब लेते हो, करंट ईयर में, तो उसका कंडीशंस का आपको पालन भी करना पड़ेगा करंट ईयर में। दैट्स इट, दैट्स इट, समझा। और प्रीवियस ईयर जो है उसमें आप नॉर्मल में, तो उसका उसमें आपको कोई कंडीशन का पालन नहीं करना है। आंख बंद करके प्रीवियस ईयर में सिर्फ इतना डेटा देखो कि आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है कि नहीं। अगर किया है तो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करो, नहीं किया तो मत करो। तो ये पूरा आ जाएगा। यहाँ पे आपको पता है इंटरेस्ट कभी भी इंक्लूड नहीं करना होता, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। इनवर्ट सप्लाई कभी भी आएगा नहीं, बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं, सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये भी आएगा नहीं। एक्सपोर्ट्स आ जाएगा, यस। तो 95 शुड बी द आंसर, यस। विच इज लेस देन 50 लाख, 150 लाख, तो यस ये ले सकता है अपना कॉम्पोज की करंट ईयर में। बस ये मिस्टेक मत कर, ठीक है, पहली ये। और दूसरा, ओके, अगर मैं बात करूं, यस, तो ये सम है, ये सब भी काफी क्या है, प्रचलित समय कॉम्पोज स्कीम में आ सकता है। ये चंचल है, उसने अपना ब्यूटी ग्रूमिंग सर्विस चालू किया है, तो ब्यूटी ग्रूमिंग सर्विस है और कॉम्पोजिशन स्कीम का क्या है, 10-2 ले लिया है, तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए 50 लाख का लिमिट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दिल्ली से है ना ये, ओके। और फ्रैंकली अगर कहीं से भी होती, इसके लिए 50 लाख का ही लिमिट है। अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ केयर एंड केयर ब्यूटी फॉर द क्वार्टर एंडेड इज 30 जून, 26 लाख था। अच्छा, हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर का टर्नओवर रीच 50 lakhs and then it reached 70 lakhs by the end of October. So determine the total liability by the end of the October. बोला पहले 20 लाख पे तो जीएसटी आएगा ही नहीं बेटा। फिर उसका टर्नओवर 20 से 50 गया, ओके। तीस लाख पे वो पे करेगा क्या, 1% कॉम्पो स्कीम के तहत रेट। और लास्ट क्या है, लास्ट क्या है भाई, 70 lakhs, तो 70 माइनस 50, 20 lakhs पे 18%, 3.6 lakhs, नॉर्मल स्कीम, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट सप्लाईज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, दैट्स इट। ये प्रॉपरली अगर आपने कर लिया, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डेटा देके एलिजिबिलिटी फाइंड आउट करो कि कॉम्पो है कि नहीं, वो टाइप का क्वेश्चन। दूसरा, कॉम्पो ले लिया तो उसमें आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स लायबिलिटी का क्या है देख लो। उसमें वो लोग गेम खेल सकते हैं कि भैया ट्रेडर है तो 1% नॉन टैक्सेबल, मैन्युफैक्चरर है तो 1% नॉन टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट,
और साथ साथ में इनपुट टैक्स लायबिलिटी में नॉर्मल रेट ले लेना प्लीज। और फिर आ जाता है आपका ये फर्स्ट सप्लाई वाला सीन, जहाँ पे आप टैक्सेबिलिटी में पहले 20 लाख छोड़ दोगे पर एलिजिबिलिटी में पहले 20 लाख इंक्लूड कर लोगे। तो जैसे ही खाते में उसके 50 लाख आता है, उसके ऊपर का जो भी क्या है टर्नओवर होता है सब नॉर्मल में जाएगा अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो। और अगर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का फर्स्ट सप्लाईज का कॉन्सेप्ट ले रहे तो वहाँ पे 150 के ऊपर ले लो या 75 के ऊपर ले लो, डिपेंडिंग ऑन कि क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है उस पर। समझा कि नहीं यार? अरे यस और नो? ओके, ये सिनेरियो है दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग खात्मा करते हैं दोस्तों किसका? कॉम्पोजिशन स्कीम का। ठीक है, आप Q&A सॉल्व करिए अपने एंड पे और MCQ सॉल्व करिए और बताइए कैसा फील हो रहा है। और मैं बकायदा दोस्तों ओके आपको ये एडवाइस करता हूं कि आज का आज ही देख लेना, क्योंकि ये क्लास ही है कुछ 1 घंटे 10 मिनट की, और सॉल्व करने के लिए आपको Q&A और 1 आध घंटा लग जाएगा, बस दैट्स इट, यू आर डन विथ कॉम्पोजिशन की। ठीक है, और मैं बस चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग एक बार लिख कर करें, लिख कर करो, राइट दिस आंसर, बिकॉज ये लाइकली एग्जाम आने के लिए तो यहाँ पे जो वोकेबुलरी यूज हुई है, जो सेंटेंसेस यूज किया है, उसका आपको कुछ तो पता होना चाहिए। फिर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, बिकॉज एक प्रैक्टिस आ जाएगी। बस इतना, सब मत करिए, यही करिए और दूसरे ओरली सॉल्व कर लीजिए और उसके रीजंस देखिए। और देखने के पहले मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे हाथ रखूं कि यार मैं इसका रीजन क्या लिखूंगा, मैं उसे ऐसे करता हूं और फिर मैं रीजन खोल के देखूं। अरे वरना वो आपको पता ही नहीं चलेगा कभी कि आप जो सोच रहे थे वो सही है कि नहीं, आप तो बस पढ़ रहे हो आंसर, आप फॉर्म कहाँ कर रहे हो। हाउ विल यू गेट टू नो यू आर राइट और रॉन्ग व्हेन यू हैव अ answer that is actual, that you have produced in your mind or in writing, and you compare it with the standard answer। आप तो पढ़ना ही चालू कर देते हो तो उसके पहले कि आप कंक्लूड करोगे क्या है, आप अपना क्या डोपामिन हिट करने के लिए कि मैं हूँ बराबर छू के न थी, मैं सही हूँ या गलत, मैं सीधा आंसर देख लेता हूँ। अरे ऐसा मत करो, थोड़ा रुक जाओ यार। ठीक है, दैट्स इट, आई फील तो दिस इज ग्रेट। कॉम्पोजिशन स्कीम एंड जर माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट से क्या है देख लीजिए, टाइम है अभी आपके पास। ओके एंड यस, कल मिलते हैं दोस्तों, सेम टाइम सेम प्लेस 8 AM। ओके, शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। यस, 1 नंबर चैप्टर है ये, मजा आएगा आपको। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, फुर्सत से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।